भारत के इतिहास में जब ताकतवर महिलाओं के बारे में बात होती है तब रजिया सुल्तान, चांद बीबी, महारानी लक्ष्मीबाई या फिर बेगम हजरत महल जैसी ताकतवर महिलाओं का नाम सामने आता है। ये महिलाएं मध्यकाल की नारीवादी शक्तियों की मिसाल हैं। लेकिन इसी दौर में एक ऐसी महिला शासक भी हुई जो कभी चांदनी चौक में एक तवायफ के तौर पर अपना गुजारा करती थी, लेकिन आगे चलकर ना सिर्फ वो एक सल्तनत की जागीरदार बनी बल्कि मुगल बादशाह शाह आलम को भारी बेइज्जती से भी इसने बचाया था। ये देश की पहली ईसाई रानी थी जिनके हाथ में किसी जागीर की गद्दी थी। आज हम बात करेंगे देश की पहली ईसाई रानी बेगम समरू की। कैसे एक तवायफ से वो मुगलों के दरबार में बेहद खास रानी बन गई, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, बेगम समरू उस दौर में रानी बनी जब बेहद कम महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने का मौका मिल पाता था। इस दौर में पर्दा प्रथा का बोलबाला था। लड़कियों के लिए शिक्षा की ढंग की व्यवस्था नहीं थी। खुद बेगम समरू कौन थी, कहां से आई थी, इसके बारे में भी लोगों को कम ही पता था। लोगों को बस ये जानकारी थी कि वो किसी मुगल की नाजायज औलाद थी या फिर उसके कोठे के मालिक ने उसे सड़क से उठाया था। लेकिन 18वीं सदी ऐसी थी जिसमें बेगम समरू एक रानी के तौर पर उभरी और उसके लिए कई वजहें शामिल थी। दरअसल मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद धीरे धीरे मुगल बादशाह जो पूरे देश में फैली हुई थी वो सिकुड़ने लगी थी। आलम यह था कि साल 1739 में जब ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तब मुगल साम्राज्य हिल गया था। हालात इतने खराब हो गए थे कि उस वक्त के बादशाह शाह आलम द्वितीय का राज केवल दिल्ली के पालम तक लिमिटेड रह गया। यह वो दौर था जब देश में कई ऐसी ताकतें खड़ी हो गई जो मुगलों के हिस्सों को तोड़कर आजाद हुई थी, जैसे कि मराठे, बंगाल के नवाब, सिख, जाट और दूसरी भी कई अलग अलग ताकतें। इन सभी को दिल्ली की गद्दी चाहिए थी और उथल पुथल भरे इस टाइम पर शुरू होती है बेगम समरू या फरजाना की कहानी। बात है साल 1767 की, जब फरजाना दिल्ली के चावड़ी बाजार की एक मशहूर तवायफ हुआ करती थी। कहा जाता है कि समरू का बचपन कश्मीर की वादियों में बीता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां उसे दिल्ली ले आई। यहां दिल्ली में उसे एक औरत ने चुरा लिया और दिल्ली के चावड़ी बाजार में कोठे पर बेच दिया। तब से समरू नाचने गाने के काम को लेकर मजबूर हो गई। समरू यानी फरजाना जिस वक्त ये सब कर रही थी, उस वक्त उसके कोठे पर कई अलग अलग सैनिक मनोरंजन के लिए आते थे। इन्हीं में से एक सिपाही था वॉल्टर रेनहोल्ड सोमरे। सोमरे ऑस्ट्रिया से आया था और फ्रेंच सेना में काम करता था। कहते हैं कि सोमरे मूल रूप से एक बढ़ई था। साल 1760 में सोमरे ने बंगाल के नवाब मीर कासिम को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की, जो उस समय ब्रिटिशर्स से जूझ रहे थे। सोमरे ने यह ऑफर इसलिए दिया ताकि उन्हें पटना पर दोबारा कब्जा करने के जो प्रयास थे उनमें मदद मिल सके। सोमरे के सैनिकों ने लगभग 150 अंग्रेजों का नरसंहार किया, जिसके बाद उन्हें पटना का कसाई कहा जाने लगा। इसके तुरंत बाद अंग्रेजों के बदले से बचने के लिए वो भागकर अवध में चला गया, जहां पर उसने एक भाड़े के सैनिक के रूप में अपना करियर फिर से स्टार्ट कर लिया। इसी बीच एक दिन जब वो चांदनी चौक में फरजाना के कोठे पर पहुंचा तो फरजाना को देखते ही पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठा। वॉल्टर ने फरजाना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। फरजाना ने वॉल्टर का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया और चांदनी चौक छोड़कर वो वॉल्टर के साथ चली गई। फरजाना की लाइफ यहीं से बदलने वाली थी, क्योंकि वो तवायफ वाली अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ आई। यही फरजाना आगे चलकर समरू बनती है। फिर दोनों लखनऊ, आगरा, भरतपुर होते हुए सरधना यानी आज के मेरठ पहुंच गए। फरजाना यानी समरू को वॉल्टर का साथ पसंद आया, इसलिए वॉल्टर जहां जहां जाया करता वो उसके साथ जाया करती। इसके साथ ही वो लड़ाइयों में भी हिस्सा लेने लगी। वॉल्टर एक एम्बिशियस इंसान था। वो अलग अलग जागीरदारों की तरफ से लड़ाइयां लड़ा करता था। इसी दौरान मुगल बादशाह शाह आलम के कहने पर वॉल्टर ने सहारनपुर की जाबिता खान को शिकस्त दी। इस बात से खुश होकर शाह आलम ने एक बड़ी जागीर वॉल्टर को भेंट दे दी। इसके बाद से वो और फरजाना यानी बेगम समरू वहीं पर बस गए। साल 1778 में फरजाना के जीवन में एक नया मोड़ आता है जब वॉल्टर की अचानक मृत्यु हो जाती है। वॉल्टर की मृत्यु के बाद फरजाना को शाह आलम और उनके 4000 सैनिकों की सहमति से सरधना का जागीरदार बना दिया गया।
इसके बाद से ही फरजाना का नाम बेगम समरू हो गया और वो इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब सरधना एक बेगम के हाथों चल रही थी, एक ऐसी औरत के हाथों जिनमें दोनों खूबियां थीं। वो लड़ने में निडर थी और बर्ताव में काफी ऊंचे दर्जे की। बेगम अपने लोगों के प्रति रहमदिल और दुश्मनों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं थी। उनकी सफलता से घबराकर लोग कहने लगे कि वो जादू टोना करना जानती है। इसके बाद शुरू होता है फरजाना यानी बेगम समरू का एक अकल्पित इतिहास। फरजाना को सरधना की जागीर का कंट्रोल दे दिया गया। 3 साल बाद यानी साल 1781 में बेगम समरू ने तय किया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करेंगी। उसने आगरा के रोमन कैथोलिक चर्च में ईसाई धर्म को एक्सेप्ट किया। इसके बाद से वो अब जोहाना नोबिलिस के नाम से जाने जाने लगी। हालांकि ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी बेगम समरू ने मुगल कपड़ों और परंपराओं को बनाए रखा। लेकिन कभी कभी अक्सर ऐसा भी होता था जब वो पर्दा छोड़ देती थी और अपने यूरोपीय अधिकारियों के साथ प्रॉपर ढंग से बैठकर खाना खाया करती थी। आने वाले टाइम पर बेगम समरू ने कई सारे डिप्लोमेटिक डिसीजंस में मुगलों का साथ दिया, जिससे आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर मुगलों का साथ उन्हें मिल सके। वो अपने सैनिकों को हर मुश्किल वक्त के लिए तैयार रखती थी कि उन्हें कभी भी जंग के मैदान में भेजा जा सकता है। दोस्तों, समरू के पति रेनहोल्ड सोम्ब्रे ने उनमें कई खूबियां देखी जो वक्त के साथ बेगम समरू ने साबित भी की। जैसे कि वो एक कुशल कूटनीतिज्ञ थी और उसने सम्राट के लिए यानी शाह आलम के लिए कई सौदे किए। इसका एक एग्जाम्पल मिलता है साल 1783 में। हुआ यह कि एक सिख सैन्य जनरल बघेल सिंह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसने अपने 30,000 सिख सैनिकों के साथ एक जगह पर डेरा डाला। इसी जगह को आज दिल्ली में 30 हजारी कहा जाता है। इधर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बहुत कमजोर हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि वो अपना सिंहासन खो देंगे। तब उसने बेगम समरू से मदद मांगी और सिख जनरल बघेल सिंह से बातचीत करने के लिए कहा। इसके बाद बेगम समरू ने बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत की और मामले को दिल्ली में 8 गुरुद्वारों को बनवाने के अधिकार देने के साथ खत्म कर दिया। हालांकि दोस्तों, बेगम अपनी विवेकशीलता और दूरदर्शिता और डिप्लोमेसी के लिए जानी जाती थी, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब उन्होंने अपने दिल की बात को दिमाग पर हावी होने दिया और अपने किए गए कामों के लिए भारी कीमत भी चुकाई। दरअसल नाटकीयता और रोमांच से भरपूर यह कहानी शुरू होती है जब एक आयरिश डॉक वर्कर जॉर्ज थॉमस, जो भारतीय भाड़े का सिपाही था, साल 1787 में बेगम समरू के पति की मौत के बाद उसकी सेना में शामिल हुआ। वो एक साहसी योद्धा था और उसकी सेना का मुखिया भी था। कई लोगों के हिसाब से ये उसका प्रेमी भी था। उसे जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता था। बेगम और थॉमस ने साथ मिलकर कई युद्ध लड़े और जीते, लेकिन आगे चलकर चीजें बदल गई। एक तेज तर्रार और साहसी फ्रांसीसी ऑर्मंड ले बसोल्ट 1790 में बेगम की सेना में शामिल हुआ। 40 साल की बेगम उसके प्यार में पागल हो गई, जैसा कि कहानी में कहा जाता है। बेगम ने चोरी चुपके ले बसोल्ट से शादी कर ली। थॉमस को यह अच्छा नहीं लगा। इधर बेगम के सौतेले बेटे जफर याब खान ने बेगम के वफादार सैनिकों को भड़काने और अलग थलग करते हुए उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की। इन सभी बातों से परेशान बेगम ले बसोल्ट के साथ भाग गई। बेगम के सैनिकों ने उनका पीछा किया। इधर बेगम ने आत्महत्या करने की सोच ली थी। वो जैसे ही सैनिकों के हाथों पकड़ी गई, उन्होंने अपनी पालकी में खुद को ही चाकू मार दिया। रोमियो और जूलियट की कहानी जिस तरह से है, उसी तरह से एक सीन क्रिएट होता है जहां पर खून से लथपथ कपड़ों को देखकर ले बसोल्ट ने खुद को गोली मार ली। हालांकि वो अपने घोड़े पर भाग सकता था, लेकिन बेगम को अधमरी हालत में वो छोड़कर कहीं नहीं भाग सका। इसके बाद सैनिकों ने उसे घसीटा और तोप से बांध दिया। अब दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस बीच में जॉर्ज थॉमस को विद्रोह के बारे में पता चला। वो बेगम की मदद के लिए आया और बेगम को उसने बचाया। उसने उन्हें सत्ता में वापस लौटाया। इसके बाद बेगम समरू ने अपने सौतेले बेटे को दिल्ली में नजरबंद कर दिया। साल 1822 में बेगम समरू ने अपने पति की याद में सरधना में एक विशाल कैथोलिक गिरजाघर का निर्माण कराया। उस समय का बना चर्च आज नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि बेगम समरू जिस महल में रहा करती थी, वो आज के टाइम पर एक एजुकेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ उन्होंने चांदनी चौक और हरियाणा में भी कुछ महलों का निर्माण कराया था। लड़ाई के मैदान से लेकर कूटनीति के अखाड़े तक बेगम समरू की तूती बोलती थी 18वीं सदी में, और हालात के खिलाफ होने के बावजूद वो 1837 में अपनी मौत तक
सरधना की जागीर पर बनी रहीं, यानी कि वहां की रानी बनी रही। तो दोस्तों ये थी कहानी भारत की पहली ईसाई महिला रानी की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।